नमो नमः मित्राणि। आज हम पढ़ेंगे प्रथमः पाठः वयं वर्णमालां पठामः। सर्वप्रथम इसमें देखेंगे कि वर्णाः द्विविधाः भवन्ति, यानी कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। स्वराः व्यंजनानि च, स्वर और व्यंजन। स्वराः स्वराणाम उच्चारणे स्वतंत्र रूपेण भवति, मतलब स्वरों का जो उच्चारण होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है, यानी कि अपने आप में किसी की उसको ज़रूरत नहीं होती है बोलने के लिए। स्वराः द्विविधाः सन्ति, स्वर दो प्रकार के होते हैं, समान अक्षराणी और संधि अक्षराणी। समान अक्षराणी का मतलब होता है जो दिखने में एक जैसे लगते हैं, और संधि अक्षराणी का मतलब होता है कि दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं, जो दो स्वर वर्ण हैं जो आपस में मिलते हैं तो नया स्वर वर्ण बनता है। तो इसी प्रकार से ये संधि अक्षराणी कहलाते हैं। तो दो प्रकार के स्वर होते हैं, एक तो समान अक्षराणी, एक संधि अक्षराणी। अब आगे समझेंगे कि इसके आगे क्या है। समान अक्षराणि वर्णमालायाम् आदौ ये सामान्याः स्वराः सन्ति ते समानाक्षराः स्वराः भवन्ति। जो दिखने में एक जैसे लगते हैं वो समान अक्षर हैं, सामान्य स्वर इनको कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री और री, ये समान अक्षर है, जिसमें रिसु मतलब छोटे हैं और दीर्घ मतलब बड़े हैं। संधि अक्षराणि जो बताया था आपके कि द्वयो निश्चित स्वरयोः संधि द्वारा नवीन स्वर्ण वर्णाः जायन्ते, मतलब दो निश्चित संधि स्वर वर्णों से नवीन स्वर वर्ण बने हैं, इनको संधि अक्षर कहलाते हैं। जैसे अ और ई से ए बना, अ और ए से आए बना, और अ और उ से ओ बना, और अ और ओ से औ बना। तो यहाँ पर इन दोनों की संधि हुई, और इन संधि होने के कारण इसमें संधि अक्षराणी कहे गए। दोबारा समझेंगे तो समान अक्षराणी है, एक संधि अक्षराणी है। समान अक्षराणी में ऋस्व दीर्घ, और संधि अक्षराणी में दो को जोड़ के जो मिला बनाया गया। अब संधि अक्षराणी समझते हैं। संधि अक्षराणी में क्या है कि अ और ई से मिलकर के ए बना, दूसरे में अ और ए से आए बना, अ और उ से ओ बना, और अ और ओ से औ बना। अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि लृ वर्ण से दीर्घाः न सन्ति। लृ वर्ण होता है, इसका दीर्घ नहीं होता है। उसी प्रकार से संधि अक्षराणाम ऋस्वाः न भसन्ति, जो संधि अक्षर इसमें भी ऋस्व नहीं होते हैं, और ये पाणिनीय शिक्षा सूत्र में इस उल्लेखित है, इसमें बताया गया है। अब आगे समझेंगे कि अनुनासिक स्वर होते हैं। एक तो जो मुख और नासिका की सहायता से बोले जाते हैं वो अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। यानी कि अ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा तो अ अनुनासिक स्वर हो गया, आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा तो आ अनुनासिक स्वर हो गया। तो जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लग रहा है, जिसको मुंह और नाक से बोला जा रहा है, वो अनुनासिक स्वर हो गए। व्यंजनानि व्यंजनानाम् उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायता अपेक्षा अवश्यम भवति, मतलब व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। अतः वर्णमालायां व्यंजनानाम् उच्चारणार्थं सर्वत्र स्वरस्य योजनं भवति। इसलिए वर्णमाला में कोई सा भी व्यंजन यदि हम बोलते हैं तो उसमें अ स्वर का जुड़ाव होता है। जैसे क बोल रहे हैं तो क में भी अ, ख में भी अ, ग में भी अ, और घ में भी अ। अब देखो आगे कि अत्र व्यंजन केवलं क ख ग घ इत्येव अस्ति। अत्र अस्वरस्य केवलम उच्चारणार्थम योजितम अस्ति, मतलब अ जो स्वर है उसका उच्चारण के लिए ही इसमें जोड़ा गया है। अर्थात किसी भी व्यंजन के उच्चारण के लिए उसमें स्वर की आवश्यकता होगी। अब इसमें व्यंजनानाम चत्वारः भेदा, व्यंजनों के चार भेद है। स्पर्शाः, पहला नंबर है स्पर्शाः। स्पर्शाः में मतलब जिसको बोलने में हमारे मुख में कोई ना कोई भाग स्पर्श कर रहा हो। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में आ गया क ख ग घ ng, च वर्ग में च छ झ झ य, ट वर्ग में ट ठ ढ ढ ण, त वर्ग में त थ द ध न, और प वर्ग में प फ ब भ म। उसी प्रकार से स्पर्शाः वर्णाः व्यंजन वर्णाः स्वकीय उच्चारण स्थानानुसारेण पंचसु वर्गेषु विभक्ताः भवन्ति। 5 वर्गों में विभक्त होते हैं ये स्पर्श वर्ण। और स्पर्श वर्ण में जैसे क वर्ग है जो वो कंठ से बोला जाता है, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दंता से, और प वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है। इसलिए इनको स्पर्श वर्ण कहते हैं,
क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हैं। इसके आगे की जो वीडियो है वो अगली कक्षा में समझेंगे कि इसके आगे क्या है। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।